भारतीय इतिहास की कहानियों में वीरता, कला और सिद्धांतों का एक जबरदस्त संगम मिलता है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर उस दौर में चलते हैं जिसे शौर्य का युग भी कहा जाता है। ये है राजपूत काल, जिनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि योद्धा आग से पैदा हों? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ी एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी की बस एक शुरुआत है। तो आइए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति की कहानी आखिर है क्या। क्या ये महज एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी हुई है? इनकी उत्पत्ति की सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है अग्निकुल सिद्धांत। अब ये क्या है? मान्यता ये है कि जब धरती पर अधर्म बहुत बढ़ गया तो ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया और कहते हैं कि उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि से 4 महान योद्धा कुलों का जन्म हुआ। लेकिन देखिए, इतिहासकारों में इस बात पर एक राय नहीं है। एक तरफ है चंदबरदाई, जिनकी पृथ्वीराज रासों में प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान वंशों को अग्निवंशी बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल टॉड जैसे कुछ इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि हो सकता है ये शक और हूण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के वंशज हों, जो वक्त के साथ भारतीय समाज में योद्धा के रूप में खुल मिल गए। राजपूत शासकों की पहचान सिर्फ उनकी तलवारबाजी से नहीं थी। नहीं, वो कला और ज्ञान के भी उतने ही बड़े संरक्षक थे। एक आदर्श शासक उसे माना जाता था जो तलवार और कलम दोनों का धनी हो। और इस आदर्श का अगर कोई सबसे बेहतरीन उदाहरण है तो वो है परमार वंश के राजा भोज। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे, एक सच्चे पॉलीमैथ किंग। उनकी उपलब्धियां तो वाकई हैरान कर देती हैं। सोचिए जरा, एक राजा जिसे कविराज यानी कवियों का राजा कहा जाता हो, उन्होंने सरस्वती कंठाभरण जैसे कई ग्रंथ खुद लिखे। आज हम जिस भोपाल शहर को जानते हैं, उसकी नींव भी उन्हीं के बसाए भोजपाल पर रखी गई थी। और ये सब करते हुए भी वो एक महान योद्धा और कला के अद्भुत संरक्षक थे। अब बात करते हैं उस विरासत की जिससे पत्थरों पर उकेरा गया। ये वो दौर था जब राजपूतों का शौर्य और उनकी कला पत्थरों में जैसे कविता बनकर जिंदा हो उठी। और चंदेल राजवंश की वास्तुकला, अरे उसने तो कल्पना को हकीकत में बदल दिया था। एक ऐसी कविता जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जी हाँ, चंदेलों ने ही दुनिया को खजुराहो के मंदिरों का वो अनमोल तोहफा दिया है। और इनमें से भी जो कंदरिया महादेव मंदिर है, वो तो भारतीय वास्तुकला का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि जिंदगी के हर रंग का जश्न मनाता है। ये जो शानदार मंदिर हैं, इनका निर्माण नागर शैली में किया गया था। ये उत्तर भारत में मंदिर बनाने की प्रमुख शैली थी, जो इस दौर में अपने शिखर पर, अपनी बुलंदियों पर पहुंच गई थी। अच्छा, तो इस नागर शैली की खासियत क्या है? मोटे तौर पर 3 चीजें हैं। पहली, आसमान को छूते हुए घुमावदार शिखर। दूसरी, गर्भगृह यानी मंदिर का सबसे पवित्र केंद्रीय हिस्सा। और तीसरी, दीवारों पर की गई वो अविश्वसनीय नक्काशी, जिसमें देवी देवताओं से लेकर आम जिंदगी तक हर चीज को पत्थर पर जिंदा कर दिया गया है। लेकिन देखिए, राजपूतों की विरासत सिर्फ इन शानदार इमारतों तक ही सीमित नहीं थी। ये उनके उसूलों, उनके गौरव और उनके सामाजिक जीवन में भी बहुत गहराई तक बसी हुई थी। उनका एक सख्त नैतिक कोड था, एक वचन जो उनके हर काम को दिशा देता था। इसी कोड का एक बहुत ही गंभीर और मार्मिक पहलू था जौहर। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी और सम्मान दांव पर लगा होता था, तो राजपूत महिलाएं अपने गौरव की रक्षा के लिए एक साथ आत्मदाह कर लेती थी। ये उनके अदम्य साहस और अपने उसूलों के प्रति अटूट निष्ठा का एक असाधारण प्रतीक था। वहीं दूसरी तरफ समाज का एक और पहलू था स्वयंवर की प्रथा। इसमें एक राजकुमारी को वीरों की सभा में से अपना पति खुद चुनने का अधिकार होता था। संयोगिता का स्वयंवर तो इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर राजपूतों की विरासत है क्या? ये सिर्फ लड़ाइयों और युद्धों की कहानी नहीं है। ये तो कला, साहित्य और साहस की एक अमर गाथा है। जैसे सोलंकी वंश का दिया हुआ एक और नगीना देखिए, माउंट आबूगे दिलवाड़ा जैन मंदिर।
संगमरमर पर की गई इनकी नक्काशी इतनी बारीक और सजीव है कि देखकर लगता है मानो किसी ने पत्थर में जान फूंक दी हो। और जब वीरता की बात हो ही रही है तो चंदेल सेनापति आल्हा और ऊदल का नाम भला कैसे भूला जा सकता है। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में गूंजते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। और ये सारी कहानियां हम तक पहुंची कैसे? चंद्रबरदाई जैसे कवियों की बदौलत, जिनकी कलम ने पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य को जन्म दिया और उस शौर्य के युग को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि कोई भी संस्कृति अपने प्रचंड शौर्य, अपनी भव्य कला और अपने अटूट सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाती कैसे है? राजपूतों का इतिहास इसी मुश्किल संतुलन का एक अध्ययन है, एक ऐसी कहानी जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है।